अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 70 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। 1977 के इंतखाबात से धांधली के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक जो है ये आज भी जारी है। इंतखाबात को चोरी करने, अवाम के मैंडेट पर शब खून मारने के वाक़यात से पाकिस्तान की जो तारीख है ये भरी हुई है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की इस्तिलाह हमें सियासी जमातें बनाने से लेकर सियासतदान को तैयार करने तक के तमाम मराहिल से पर्दा उठाती जो है ना दिखाई देती है। पाकिस्तान की जमहूरियत का कमाल ये है कि यहाँ हुकूमत बनाने और गिराने में लम्हे दरकार होते हैं। यहाँ सारी उम्र नजरिया ज़रूरत के मुताबिक सियासत करने वाले जब इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो सिविलियन बालादस्ती का आलम बुलंद करके वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। उन्हें फिर अचानक वोट को तहफ़्फ़ुज़ देने का ख्याल आ जाता है, मगर वो भूल जाते हैं कि जब उन्हें 2013 में इक़्तिदार मिला था तो उस वक्त भी अपोजिशन ने वोट चोरी करने के इल्ज़ामात लगाए थे, मगर इक़्तिदार की ताकत ने माजी की तरह कभी भी धांधली के इल्ज़ामात को कबूल ही नहीं किया। लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि क्रिकेट की दुनिया को न्यूट्रल एम्पायर देने का दावा करने वाले इमरान खान ने मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात करवाने की ठान ली है। आज वज़ीर आज़म ने 3 बड़े इंतखाबी इस्लाहात लाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के मुताबिक आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक हासिल होगा। सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के बजाय शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाए जाएंगे। इन इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए अपोजिशन का ज़ाहिर ताउन दरकार होगा। अब सवाल यह है कि क्या धांधली की शिकायत करने वाली अपोजिशन कानून साजी के लिए हुकूमत का साथ देने को तैयार होगी? वज़ीर आज़म एक ऐसे वक्त में इंतखाबी इस्लाहात लाने की नाजरीन बात कर रहे हैं जब अपोजिशन जमातें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से ही इनकारी हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म इंतखाबी अमल में शिरकत करने पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबे का दर्जा देने का वादा पूरा करने का भी ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में PDM की आला तरीन सियासी क़यादत का इजलास हुआ। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज और हुकूमत की जानिब से जलसों पर पाबंदी का जो एक फ़ैसला है कोरोना वबा के पेश नज़र, इस फैसले को भी PDM ने आज मुस्तरद कर दिया है। PDM ने अपने जलसे भी शेड्यूल के मुताबिक करने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 टोक अल्फाज में ये भी कहा कि हम हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं चाहते क्योंकि ये अवाम की नुमाइंदा जमात है ही नहीं। एक तरफ PDM इत्तेहाद हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को पता चल गया होगा कि डील का नुकसान क्या होता है। पीपल्स पार्टी वाले अपना कचरा साफ नहीं कर सके, सिंध से पैसा लाकर गिलगित बल्तिस्तान में फेंका गया, सिंध हुकूमत अपने सूबे में कोई बेहतरी ला नहीं सकी। अब सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी की वजह से शिकस्त हुई या PTI की वजह से शिकस्त हुई। सवाल यह भी अहम है कि क्या इस मुल्क में सियासी जमातें वाक़तन इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदा है भी या नहीं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब आपका। मलिक साहब, आज वज़ीर आज़म ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर बात की कि हर बार जो धांधली का शोर मचता है, हारने वाला जो है ना वो जीतने वाले पर धांधली के इल्ज़ामात लगाता है, उसको ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, और फिर सेनेट इंतखाबात में जो हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती है उसको ख़त्म करने के लिए शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए उन्होंने कहा कि ये वोटिंग होनी चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए। फिर उन्होंने ओवरसीज़ को भी वोटिंग हक देने की बात की। ज़ाहिर है अब ये तमाम जो प्रोसेस है ये इसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है और ये अपोजिशन के ताउन के बगैर हो नहीं सकता। अब जब आप लोग भी 2018 के इलेक्शन से लेकर आज तक गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात होने तक नताइज मानने से भी आप लोग इनकारी हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस सब से बचने के लिए अपोजिशन को साथ देना चाहिए हुकूमत जो करना चाह रही है इंतखाबी इस्लाहात? नहीं शुक्रिया। देखिए ये बेसिकली तो मुझे ये मंतक समझ नहीं आई कि वज़ीर आज़म ने कैसे ये तसव्वुर कर लिया कि वो एक हाइपोथेटिकल कोई भी एक बात जो कि बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल होगी, यानी जो एक मफरूज़े पर बुनियाद बात होगी, उनकी बात को बिल्कुल ऐसे सर तस्लीम ख़म कर दिया जाएगा उस पर और उनकी उस बात को बगैर किसी और सवाल उठाए तस्लीम कर लिया जाएगा। यानी ये किसने कहा कि EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं तो वो तो धांधली के कई और मोड्स हैं, यानी जो प्री पोल धांधली है
जब हुकूमत अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सरकमवेंट करती है, आपके लोगों की लॉयल्टीज़ विन ओवर करती है, जहाँ पर हुकूमत बेदरेग फंड्स का इस्तेमाल करके पोलिंग का बैलेंस डिस्टर्ब करती है, जहाँ पर लोगों की अपना वोटर्स को आप पब्लिक प्लेजेस देते हैं, कमिटमेंट्स देते हैं, बड़े पैसे लगाने के वादे करते हैं, नौकरियां देने के वादे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्री पोल रिगिंग में आती हैं। उसको तो ईवीएम कंट्रोल नहीं कर सकती। और इस मरतबा जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में जो बेसिक एक हथकंडे के तौर पे चीज़ इस्तेमाल की गई, यानी इलेक्टोरल रूल्स में है कि कोई हुकूमत का नुमाइंदा इंतखाबी अमल में शामिल नहीं होगा तो उनके वज़रा वहाँ पर इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। किसी ने कोई उसके ऊपर नोटिस लिया? क्या वज़ीर बराए अमूर कश्मीर वहाँ पर जो है, उनका क्या नाम है, वो गालिबन वो वहाँ पर रहे और उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन चलाई और पूरी कैंपेन में अली अमीन गंडापुर वो पूरी कैंपेन चलाते रहे। उनके साथ मिनिस्टर CNW वहाँ पर रहे और वहाँ पर वो डेवलपमेंट वर्क्स के इलेक्शन कैंपेन में बहसीयत वफाकी वजीर के, बहसीयत हुकूमत के लोगों से वादे करते रहे, नौकरियां देने के वादे करते रहे, ये वादे करते रहे। फिर इस सारी धांधली के बाद हुकूमत को तो सादा अक्सरियत हासिल कर लेनी चाहिए थी ना, फिर तो PTI को सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए थी जो वो नहीं हासिल कर सके। ये नहीं, देखें ना, ये सवाल कि उनको ये सादा अक्सरियत हासिल कर लेनी चाहिए थी गालिबन इसलिए मेरे साथ मुतल्लिका नहीं है क्योंकि PTI की हुकूमत के जो असरात उनकी महंगाई और मिस गवर्नेंस के हैं वफाक के, क्या वो सूबे के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होते होंगे? यानी वो एक बड़ी अनपॉपुलर पार्टी है, उनको तो एक सीट भी नहीं जीतनी चाहिए थी और नतीजतन वहाँ से वो 10 सीटें जीत कर आए। लेकिन ये जो ट्रेंड है की कोई गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उसी को चुनते हैं जो मरकज में बैठा होता है। आप लोगों के साथ भी ये हुआ था, पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ, तो फिर इधर तो कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? नहीं, देखिए, हिस्टोरिकल एविडेंस तो यही सजेस्ट करता है जो आप कह रही हैं, इसमें कोई कलाम नहीं है। कि क्योंकि ये जो भी लेटली हमने जो भी लेजिस्लेटिव कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे 2018 में जो पाकिस्तान में हुए, उसमें भी वफाकी हुकूमत का बहुत बड़ा एक इंतज़ामी और सियासी अमल दखल गिलगित बल्तिस्तान की हद तक बहुत वाज़ेह है। बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स हैं वहाँ, जहाँ पर बाकी जो हमारे मुल्क के हिस्सों में एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर जो लोगों के पास अपने इख्तियार है, गिलगित बल्तिस्तान में भी वो मुयसर नहीं है क्योंकि जो भी हमने लेटली रिफॉर्म्स किए हैं वो भी बहुत हद तक फेडरल गवर्नमेंट का एक बड़ा कंट्रोल प्रोवाइड करती है वहाँ पे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जो वफाक में हुकूमत होती है उन्हीं की हुकूमत वहाँ बनती है, लेकिन उस हुकूमत तक जाने के लिए जो हम अभी इस वक्त एलेज कर रहे हैं, आपने इसको एक जेनेरिक आर्गूमेंट के तौर पे नहीं लेना। हम इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम 2020 के गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में की गई ज्यादतियों के हवाले से बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग वहाँ पे स्टार्ट होगी और पोलिंग के दिन पर भी जो हमारी पार्टी के वोटर्स के डोमिनेंट एरियाज थे, आप उनकी वोटिंग की रेशियो निकालें और साथ वाली जगह की वोटिंग की रेशियो निकालें। वहाँ पे प्रोसेसेस को स्लो कर दिया गया। वहाँ पे जो द डे ऑफ पोलिंग पे जो डिफिकल्टी आती है वो आपको आपके कैंडिडेट से बेहतर मतलब कि जहाँ पर ऑपोजिशन के लोग जीते वहाँ धांधली नहीं हुई, जहाँ हार गए वहाँ धांधली हो गई। अच्छा, ये शायद एक बड़ी आर्गूमेंट है जब आप ये कहते हैं कि जहाँ पर ऑपोजिशन के लोग जीते वहाँ पर धांधली नहीं हुई, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम तो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, वाक़यात की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत का असरअंदाज होना, तरक्याती स्कीमें देकर, नौकरियों के वादे करके, वफाकी वज़रा को वहाँ पे भेज के, माली वसाइल का वहाँ पे बेदरेग इस्तेमाल करके, हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल करके, तो हम तो प्रिसाइजली पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये चीज़ें। अब इसको अगर इस आर्गूमेंट में हम रखें कि जहाँ पर आप जीते हैं वहाँ पर गलत कुछ नहीं हुआ, तो नॉर्मली दोनों बातें आप इसमें इक्वेट नहीं करती। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये EVMs जो हैं ये आपकी एक मैकेनिज्म है इलेक्टोरल प्रोसेस का कि आपने तो फिर इस मसले को वंस फॉर ऑल सेटल करने के लिए ऑपोजिशन को हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए कैसे इंतखाबी इस्लाहात हो सकती हैं, कैसे मुस्तकबिल में इन इल्ज़ामात से, धांधली से, वाक़तन अगर धांधली होती है तो बचा जा सकता है। इसके लिए
लिए जाहिर है फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जलसे जुलूसों के जरिए तो ये मामलात हल नहीं होंगे। एक दिन तो बैठना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा सियासी निज़ाम, हमारा जो इंतखाबी अमल है ये स्ट्रांग हो, मुस्तकबिल में हम इन चीज़ों से बच सकें, तो फिर तो बैठना पड़ेगा ना। लेकिन नॉन स्पीकिंग पार्टनर्स तो नहीं हो सकते ना। अगर आप मुझसे बात कर रही हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, और अगर आप मुझसे बात ही ना करें तो मैं आपसे जवाब कैसे दूंगा। होता ये है कि नॉर्मली हुकूमत का वतीरा ये है कि हुकूमत पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में इंगेज नहीं होती। हुकूमत मासवाए एक नरेटिव को, यानी गवर्नेंस पे हुकूमत का फोकस नहीं है, बयानिया पे हुकूमत का फोकस है। और बयानिया सिर्फ ये है कि किसी तरह से भी ऑपोजिशन के लोगों को आपने करप्ट साबित करना है, आपने उनको चोर और गद्दार के नाम के साथ ब्रांड करना है, आपने साबित करना है कि वो मुल्क दुश्मन है। तो ऐसी इन्वायरमेंट में कौन इनसे बात करेगा? यानी ये मेरी मलिक अहमद खान साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब ज़ाहिर पीडीएम बनी है, इस हुकूमत के खिलाफ बनी है ना, अगर जीबी के इलेक्शंस में पीडीएम अपने मुश्तरका प्लेटफॉर्म से ज़ाहिर है मुश्तरका कैंडिडेट सामने लेकर आते, तो आपको नहीं लगता सिचुएशन डिफरेंट होती, बजाय एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के? अगर निकले ही आप लोग हुकूमत के खिलाफ है, फिर इलेक्शन भी सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ लड़ लेते। नहीं, देखिए ये मसला पीडीएम का थोड़ा सा इससे बियॉन्ड है। अब पीडीएम मेरे नज़दीक, जो मैं पीडीएम को इंटरप्रेट कर पाया हूँ, अब पीडीएम बेसिकली एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ एक रिप्रेशन के एजेंडे के खिलाफ खड़ी है। अगर इसको आप हुकूमत के खिलाफ ऐसे समझती हैं कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद है, तो ऐसा नहीं। वो लोग जो समझते हैं इस मुल्क में कि यहाँ पर कुछ ज्यादती हो रही है, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे वो ज्यादती की कई शक्लें हैं। वो ज्यादती की शक्लें हैं कि आप मुझे आज़ादी इजहार का मुनासिब हक नहीं देते। वो आज़ादी की शक्लें हैं कि आप इंतखाबात के अंदर जो प्री पोल गवर्नमेंट की ज्यादती है, कुछ उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके प्रॉपर ड्यू राइट्स नहीं मिलते, उसकी वो बात कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कहीं पर स्टेट का इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल एक टूल ऑफ ऑपरेशन के तौर पे जैसे नैब को यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर हम समझते हैं कि पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जा रहा है। तो देयर इज अ टोटल लिस्ट, देयर इज टोटल लिस्ट होस्ट ऑफ इश्यूज आप जिनके ऊपर बात कर सकते हैं। पीडीएम बेसिकली रिफ्लेक्शन है उस एक प्रोग्रेसिव एक सोच की कि जो इस रिप्रेशन के खिलाफ खड़ी है। वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इलेक्टोरल अलायंस फॉर्म हुआ। अच्छा, एक सवाल पर मैं बड़ा न्यूट्रल चाहूंगी और एक्सपेक्ट करूंगी कि आप न्यूट्रल होकर इस पर जवाब दें, इस चीज़ से बालातर होकर कि कौन ऑपोजिशन में है, कौन हुकूमत में है। अब कोरोना वबा को पेश नज़र रखते हुए जो करंट सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कि सीएम सिंध भी ज़ाहिर है इसका शिकार हो गए हैं, बहुत सी अमवात हो रही हैं, रेशो बढ़ गई है, डेथ रेशो बढ़ गया है, रोज़ाना नए केसेस आने की शरह बढ़ गई है। तो कुछ अरसे के लिए अगर हम अपनी पॉलिटिक्स को साइड पे रखें, जलसे जुलूसों को साइड पर रखकर उसको मनसूख कर दें अवामी मफाद के लिए, अपने लिए, दूसरे लोगों की सेहत के लिए, तो ये बेहतर नहीं होगा? जलसे जुलूस क्यों आप लोग नहीं जो है ना वो उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, मनसूख करना चाह रहे हैं? सिर्फ सोच लें कि इस वबा से लड़ना है इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, दुनिया में जो दूसरी लहर वो पहली से भी ज़्यादा ख़तरनाक जा रही है। नहीं, आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल इस अंदाज में उठाया। मैं एज अ पार्टी वर्कर, एज अ लॉयलिस्ट ऑफ PMLN और एक उनके रुकने असेंबली की हैसियत से, एक जमात के अपनी एक जमात के अंदर सियासी हैसियत रखते हुए भी मैं तो इसका एडवोकेट हूँ कि पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। मैं जब हुकूमत लॉकडाउन नहीं लगा रही थी तो तब कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। या हमारे यहाँ पे पंजाब बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर बेदरेक तरीके से तमाम SOPs को वायलेट किया जा रहा है, पब्लिक मीटिंग्स में किया जा रहा है, किसी जगह पर कोई रियलाइजेशन नहीं है। हुकूमत PDM को जल्द से नहीं करने चाहिए ना इन हालात में? गवर्नमेंट, देखिए, मुझे लग ये रहा है कि गालिबन इस वक्त क्योंकि जो एक सूरत हाल और जो मैंने फील ली है, मेरी ख्वाहिश के बरक्स जो मुझे बात सामने लग रही है, मुझे लग ये रहा है कि इस वक्त
अगर हुकूमत को चाहिए था कि ये पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ पे गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट करते हुए लोगों को इंगेज करना चाहिए था। इसके ऊपर एक इतना बड़ा पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक नेशनल क्राइसिस डेवलप होने जा रहा है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए था कि एनसीओसी में तो सिर्फ वो नुमाइंदगी है जो जिनके खिलाफ लोग खड़े हैं कि इनके वजूद को हम तस्लीम नहीं करते। ये वो समझते हैं कि एक ड्यू प्रोसेस जो प्रॉपर एक इलेक्टोरल प्रोसेस था उसके नतीजे में नहीं हुआ। वो उनकी अपनी एक मंतक है ऑपोजिशन की सारी जो बात कहते। तो हुकूमत यहाँ पर अगर एक एंगेजमेंट प्रोवाइड करती, हुकूमत ऑपोजिशन पार्टीज़ को कोशिश करती कि एनसीओसी के फैसले से पहले या बाद उनके साथ एक बातचीत के ज़रिए, एक डायलॉग के ज़रिए को बात, या तो बस एक हुक्म नादिर शाही आया, क्या वो जो सर्ज था, जो ये इसकी एक बड़ी इंक्रीज आ रही थी, तब नहीं आ रही थी जब इमरान खान हाफिजाबाद के अंदर जलसा कर रहे थे। बिल्कुल, तो इसी बुनियाद पे वो लोग कहते हैं, ऑपोजिशन के लोग कहते हैं जी कि एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर आज़म ने आज इंतखाबी इस्लाहात को लेकर बड़ी डिटेल में बात की और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम लाने की उन्होंने बात की, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर रुकता है कि ऑपोजिशन के ताउन के बगैर तो कुछ मुमकिन हो नहीं सकता। अब ऑपोजिशन आज इस पर कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से दफ्तर में बैठे भी धांधली हो सकती है। जिन्होंने धांधली करनी है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तोड़ भी जो है वो निकाल लेंगे। तो ऑपोजिशन तो कहीं भी बैठने को, कुछ भी सुनने को, कहीं भी साथ देने को तैयार नहीं है। जल्द से जुलूस वो करना चाहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात में आप लोगों का साथ वो देना नहीं चाहते हैं। तो कैसे फिर हुकूमत के लिए सब कुछ पॉसिबल हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। इंतखाबी इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है डेमोक्रेटिक सिस्टम के ज़रिए, तो इस सिस्टम को हमने मजबूत करना होगा। कोई भी शख्स जब किसी घर में रहता है तो बतदरीज उसमें बेहतरी लाता है। फॉर एग्जांपल, हम चूँकि दही लोग हैं, दही इलाकों से हमारा ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे कोई गरीब आदमी का बेटा भी अगर दुबई वगैरह चला जाए, वहाँ से फिर वो पैसे भेजता है, बतदरीज उसका घर बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाता है, छत जल जाती है पक्की, फिर उसमें और चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से एक डेमोक्रेसी भी एक इमारत की तरह है कि आपने इसको बेहतर से बेहतर करना है। ये तो हो नहीं सकता कि आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं और आप पिछले 70-72 साल से रह रहे हैं और उसमें आप बेहतरी की कोशिश ना करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूरे इस सिस्टम के लिए ये है कि इस पे अवाम का और प्लेयर्स का एतमाद हो। अवाम स्पेक्टेटर्स हैं, वो उसमें अपना रोल अदा करते हैं, फिर वो देखते हैं, वो एक्टिव स्पेक्टेटर्स हैं या एक्टिव प्लेयर्स हैं। लेकिन जो उसमें मेन प्लेयर्स हैं, जो सियासी लोग हैं, जो MNAs हैं, MPs हैं, जो अपोजिशन है, जो गवर्नमेंट है, जब तक सिस्टम पे आपका एतमाद नहीं होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स का जब इलेक्शन होता है या इवन प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में जो होता है या पड़ोस में हिंदुस्तान में भी जब होता है, तो कुछ ना कुछ शिकायत होती है, लेकिन वो उसको बिलमूम वो मान लिया जाता है और फिर वो आगे चलते हैं। बल्कि बाकायदा अपोजिशन का जो लीडर होता है वो मुबारकबाद देता है। अगर आप जाके देखें मार्गरेट थैचर की थैचर ईयर्स, तो वहाँ उन्होंने जो ट्रांजिशन की बात की है, उनकी बुक में वो बताती हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वो बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि वो पढ़ें। थैचर की, मार्गरेट थैचर की थैचर ईयर्स, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता था, कि वो कहती हैं कि हमारे यूके सिस्टम की, वो कहती है इतनी खूबसूरती है सिस्टम में, कितना पीसफुल ट्रांजिशन है कि जब वो इलेक्शन जीत गई, वज़ीर आज़म बन गई, और पहले वो पोजीशन लीडर थी, वो कहती है 2 गाड़ियों में गए, आगे वज़ीर आज़म की, एक्स PM की, पीछे ये, और वो बकिंगम पैलेस में रुकती हैं, क्वीन से जाके मिलते हैं और सिर्फ गाड़ियां चेंज कर लेते हैं। वो वज़ीर आज़म की गाड़ी में बैठ जाती हैं। इस बार वैसे अमेरिका का भी नहीं रहा, वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि हारने वाला जो मुबारकबाद देता है, इस बार तो वहाँ पे भी सिस्टम उल्टा हो गया है। आपको आज वज़ीर आज़म साहब ने अपना इंटेंट शो कर दिया कि वो चाहते हैं कि एक
बिल्कुल जिस तरह वो क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स को लेके आए, जिस जमाने में उन्होंने बात की तो बड़ा लोगों ने ले दे किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, बल्कि एक जिस सीरीज में पहली बार लेके आए, बड़ा रिस्क लिया इमरान खान साहब ने कि हिंदुस्तान के खिलाफ सीरीज में न्यूट्रल अंपायर लेके आए और वो हम जीते भी वो सीरीज। तो अभी भी जब वो बात की है तो इस पे तो गुफ्तगू हो सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स किस तरह की हों, किस मुल्क से ली जाएं, क्या फौरी की जाए, बाद में की जाए, उस पर डिस्कशन हो, तो वो किधर होगी? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं होगी, वो तो पार्लियामेंट में होगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में होगी, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा हम मतलब छोटे से थे जब से हम देख रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस को, जो उसका है सेनेट का, जनाब बिक गया जी, जनाब वो इतने में सेनेटर, अच्छा उसमें मैं चूंकि खुद सेनेट में जाता हूँ एज अ पार्लिमानी उमूर के, मैं सेनेट में मुझे बहुत सी चीजें वहां बतानी पड़ती हैं, हुकूमत की रिप्रेजेंट करना पड़ता है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज को। मैं आपको बताता हूँ सेनेट में जो लेवल ऑफ डिबेट है वो नेशनल असेंबली से काफी बेहतर है, क्योंकि वहाँ ज्यादा सीनियर पॉलिटिशियंस आते हैं, टेक्नोक्रेट्स भी आते हैं। हाँ, अली मोहम्मद खान साहब, ऑपोजिशन तो साथ देने को तैयार नहीं है। मुझे ये बताएं, 2.5 सालों में हमने देखा है हुकूमत जो ऑपोजिशन के साथ मिलकर नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकी, आईनी तरमीम नहीं ला सकी, तब सहारा लिया गया सदारती ऑर्डिनेंसेस का। इस पर भी आप लोगों पर बड़ी तनकीद हुई। अब जब सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं तो क्या इसमें कोई एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग ये इंतखाबी धांधली के इल्जामात को खत्म करने के लिए, ये शोर ही ना मचे सेनेट इलेक्शन में, सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा सकता है इसमें भी? देखिए बहुत जरूरी इसमें ये इसलिए है, देखें सेनेट की मैंने बात की कि वहाँ लेवल ऑफ डिबेट बड़ा ऊंचा होता है, उसमें ज्यादातर बड़े मैच्योर लोग बैठे होते हैं और हल्की की सियासत का बोझ उन पर नहीं होता, वो ज्यादा प्रोफेशनली साउंड होकर तैयारी करके आते हैं। अच्छा, उनमें बहुत से काबिल लोग बैठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कोई बेच बूझ के आ जाते हैं, कोई पैसा लगा के, सारे सेनेटर्स का उससे डेकोरम नीचे होता है और अवाम की नज़र में ऐसे उनको लगता है जैसे खुदा ना खासा सारे सेनेटर्स जो हैं तो सारे पैसा लगा के नहीं आते, उसमें बड़े काबिल लोग भी होते हैं। लेकिन ये चीज़ को हमने रोकना है। हमने अपने 16-17 MPs को निकाला पिछले इलेक्शन में सेनेट के, आपको याद होगा। तो अब अगर शो ऑफ हैंड्स होता है और इसमें करप्शन का रास्ता बंद होता है तो ये तो वो बात है जो सब करते हैं। अब यहाँ पे पता लगेगा, वो कहते हैं ना कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, कि और वो जो कहते हैं कि यू मस्ट वॉक द टॉक, कि आप वो बात करें। यही तो मैं पूछ रही हूँ, अगर ऑपोजिशन साथ नहीं देगी तो आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या करेंगे आप लोग? सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लेंगे? देखें, सबसे पहले तो अवाम के सामने वो क्लियर हो जाएंगे, अवाम के सामने बिल्कुल साफ निकल आएगा कि कौन जो है करप्शन के और कौन जो है जाली सियासत के और कौन हॉर्स ट्रेडिंग के हक में है और कौन जो है साफ शफाफ इलेक्शन चाहता है। बाकी ऑर्डिनेंसेस के जरिए भी जाया जा सकता है, लेकिन बेहतर इसका अमल ये है कि आप इसके आईनी तरमीम करें और इसमें मजबूरन अपोजिशन को साथ चलना होगा अगर वो वाकई इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं। और ये अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो बयानियां लेके चले हैं, आधा तो गिलगित बल्तिस्तान की यखबस्ता हवाओं में उन्होंने दरिया गिलगित में बहा ही दिया है, आधा तो थोड़ा बहुत रह गया है, वो इसमें बह जाएगा कि अगर वो शो ऑफ हैंड्स या ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए वोट नहीं करते। वैसे जीबी के इलेक्शन में आप लोगों को ये उम्मीद थी कि आप लोग सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि माजी के जीबी के इलेक्शंस देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2009 में पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 13 सीट्स ली थी, उससे बाद 2015 में नून लीग ने 15 सीट्स ली थी, सादा अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट बनाने में वो कामयाब हुए थे। पीटीआई ये क्यों नहीं कर सकी? क्या आप लोगों की कोई पार्टी तंजीम वहां पर स्ट्रांग नहीं है, कैंपेन स्ट्रांग नहीं चला सके आप लोग? टफ टाइम तो दिया आपको पीपल्स पार्टी ने वहां पर। नहीं, मेरी राय आपसे अक्सर मुख्तलिफ है। मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में शायद तारीख का बहुत हद तक शफाफ तरीन इलेक्शन उनका हुआ है। उसकी वजह क्या है? देखें, पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता कि आज आप 10,000 वोट ले लें और कल आपके 5 वोट निकल आए, या आज आपके 575 वोट हैं और अगले इलेक्शन में आपके 50,000 वोट हो जाएं। स्विंग होता है, थोड़ा बहुत होता है, जो कोई वोट होता है स्विंग वोट, जिसकी वजह से पार्टियां जीतती हैं। मेन आपका एक रहता है, आपका एक क्लाउड रहता है। अब ये जो पिछले इलेक्शंस हुए हैं उसकी तो 2 नंबरी इससे क्लियर होती है कि जो पिछला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जो जीती थी उनके कोई 15 के करीब सीटें थी, अब जाके देखें उनके 1 या 2 थी, 1 थी मेरे ख्याल में। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज जो थी इस बार तो हुकूमत बनाई, 15-16 सीटें थी जो अभी पिछली खत्म हो गई। उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसमें उनकी 1-2 सीटें थी। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक दफा तो आपके 15-16 सीटें हों,
फिर वो 1 पे गिर जाए, फिर दोबारा 15-16 पे आप चढ़ जाएं। ये इस तरह नहीं होता। इस बार जितनी मुतनासिब लोगों की नुमाइंदगी थी, अल्लाह के करम से सबको अपना अपना हिस्सा बकदर जुस्सा मिला है। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, और जो इलेक्शन से पहले प्री पोल जितनी भी हुई थी असेसमेंट्स, उसके मुताबिक हुआ है। और एक और भी चीज जो है कि जो 6-7 जो आज़ाद हैं, उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो पीटीआई के टिकट के मुतमन्नी थे, उनको नहीं मिल सका, जीत गए, वापस आ जाएंगे अपनी जमात में। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस बार जो है बड़ा ये भी इल्जाम आप लोगों पर लगा है कि नून लीग के जो लोग तोड़े उनको आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़वाना भी आप लोगों की एक साजिश थी। अब मिलाएंगे आप लोग उनको अपने साथ। अगर हम इतने तगड़े होते, अगर हम इतने चालाक होते, इतने तगड़े होते और इतने हमें तरीके और चालाकियां आती, तो अगर हमने रायविंड में और उधर बिलावल हाउस में क्लासें ली होती खान साहब ने, तो वो फिर सारा कर लेते, 17-18 सीटें भी हम बना लेते। लेकिन हमने ना जरदारी साहब से ट्रेनिंग ली है, ना मियाँ साहब से ट्रेनिंग ली है, हमने इन्हीं गलियों में ट्रेनिंग ली है, अवाम के साथ जो है वो आगे पीछे हमने तरीकें चलाई हैं। तो हमें कंपेन करना आता है, हमें तकलीफ करना आता है, हमें मेहनत करना आती है, हमें मैनेवरिंग और जालसाजी करना और 2 नंबरी इमरान खान साहब को नहीं आती। बहुत शुक्रिया वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, आप मुझे ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, हमारे मुल्क में इंतखाबी सिस्टम को लेकर शायद ही कोई ऐसे इंतखाबात हों जिस पर सवाल ना उठे हों। आपको भी पता है कभी आरओ का इलेक्शन 2013 में तो आरओ का इलेक्शंस कहा गया, फिर ये कहा 2018 में आरटीएस सिस्टम पर सवालात उठाए गए, फिर ये बहस छिड़ जाती है पोलिंग स्टेशन पर फौज को उसमें इन्वॉल्व उस प्रोसेस में करना है नहीं करना है। हम तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जो आज बातें की हैं इंतखाबी इस्लाहात को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, फिर सेनेट इलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा शो ऑफ हैंड्स का तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर उससे बड़ा सवाल ये कि अपोजिशन की ताउन के बगैर ये सब हो नहीं सकता, तो इसका कोई दूसरा रास्ता आपके नज़दीक क्या है? वज़ीर आज़म ने जो आज ये सारी तजावीज़ दी हैं, कितना पॉसिबल है इसको इम्प्लीमेंट करना अपने सिस्टम में? इसका सबसे अच्छा और पार्लिमानी सिस्टम ये था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कौमी असम्बली के इजलास में अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए था, और वहाँ वो अपोजिशन से रिक्वेस्ट करते कि ये एक नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हम ये इस्लाहात लाना चाहते हैं। ये वही इस्लाहात हैं जो अपोजिशन तकरीबन 6-7 साल से मुसलसल कह रही है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए आइंदा इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये तमाम अपोजिशन का मुतफ़िक़ा फ़ैसला था। सिविल सोसाइटी, तमाम इदारे बार बार मुतालबा कर रहे थे। ये इवन के आसिफ अल जरदारी जैसे शख्स थे, उन्होंने भी ये बार बार कहा। तो फिर कोई क्यों नहीं कर सका? पीपल्स पार्टी भी 5 साल रही, नून लीग 5 साल रही, फिर ये लोग क्यों नहीं कर सके? ये इनके अंदर थोड़ा सा मैलाफाइड भी सिस्टम था। दूसरा बज़ाहिर है कि ये सुनहरी मौका था नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो अपने दौर में उनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी थी कि वो इस सिस्टम को अपना लेते। आप हैरान होंगे कि उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा साहब ने 3-4 खतूत उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बार बार लिखे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए आइन में तरमीम कर लें। आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम नहीं नाफज किया जा सकता, क्योंकि ये एक बुनियादी मसला है कि उसमें लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन आप हैरान होंगे कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जब इसहाक डार साहब की सरबराही में इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सेक्रेटरी बाबर फतेह याकूब ने चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बाकायदा बार बार कहा कि आप इस पर कानून साजी कर लें। लेकिन उन्होंने इतनी मेहरबानी की कि इलेक्शन एक्ट 2017 में एक शिक शामिल कर दी कि आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी पेशरफ्त करे। तो ज़ाहिर है कि ये तमाम बाल जो थी वो इलेक्शन कमीशन ने डाल दी। अब जो मौजूदा हो जाता है उसके बाद भी कितने चांसेस रहते हैं कि धांधली हो सके? आज ऑपोजिशन इस पर सवाल उठा रही है कि इससे तो दफ्तर में बैठे भी जो है ना वो इस सिस्टम के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए धांधली हो सकती है। जिसके पास सिस्टम कोड और हैकिंग की सलाहियत होगी वो तो खेलेगा, खुलकर खेलेगा। तो ऑपोजिशन के तो इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो खत्म नहीं हो रहे हैं। तो फिर आसमान से तो कौन सा तरीका ऐसा लेके आए? बात यही अपोजिशन
अपने आज से 4-5 साल पहले, अभी चंद महीनों पहले भी इन्होंने हर अपने जलसे में ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाए जाए। अब ये बुग़्ज़ माविया में या मुखालफत बराए मुखालफत में अगर वो इतराज़ कर रही हैं तो हमें इंडिया की मिसाल सामने रखे। इंडिया में जो है अभी 1984 से लेकर ये 2008 अभी इंतखाबात हुए 2018 तक, उनमें तमाम ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसमें है खामी, इसमें थोड़ा सा फला है जो कि इसके बारे में, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वो दूर कर दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंडिया से बेहतर इलेक्टोरल मशीन तैयार करवाई। इंडियन इलेक्टोरल मशीन के अंदर आपका पेपरलेस है, वहाँ पेपर नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ने जो आजमाइशी तौर पर इंतखाबी जो तैयार की अपनी मशीनें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, उसमें उन्होंने पेपर डाल दिया। वो इस तरह पेपर बाहर आएगा जैसे एटीएम कार्ड में आपके साथ एक चिट आ जाती है, आपका अकाउंट नंबर नहीं आता उसमें, लेकिन चिट आ जाती है कि भाई हमने आपका इतना कैश दे दिया, तो वो उसका आ जाएगा कि इसका वोट कास्ट हो गया। तो इलेक्शन कमीशन का तैयार करता मशीनी निज़ाम बेहतर है इंडिया से, तो उसमें आप और इम्प्रूव कर लें। अभी 2 साल हैं अभी, तो उसमें एतराज करने की गुंजाइश नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी एतराज करेंगे तो फिर तो कोई पाकिस्तान में इंतखाबात कराने का कोई सिस्टम नहीं रहा। फिर तो ये हमेशा सवालात उठते रहेंगे। अच्छा, सेनेट के इंतखाबात में जो हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते हैं, आप समझते हैं एक्सपर्ट जो आज प्राइम मिनिस्टर ने बात की शो ऑफ हैंड्स के जरिए, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता? और अगर ऑपोजिशन इसमें साथ नहीं देती हुकूमत का आईनी तरमीम के जरिए, इस पर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत इंप्लीमेंट करवा सकती है क्या? ये सदारती ऑर्डिनेंस किस बस की बात नहीं है। अच्छा। ये आइन में तरमीम है, इसमें आर्टिकल 226 में तरमीम करनी पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए आर्टिकल 218, 219 और 254 में तरमीम करनी पड़ेगी। इसी तरह ये सेनेट के इलेक्शन के लिए आर्टिकल 226 में तरमीम करनी पड़ेगी। ऑर्डिनेंस से बात नहीं बनी, एक्ट नहीं है ये तो आइन में लिखा हुआ है कि भी सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बाई बैलेट, तो वहां उसमें तरमीम करने पड़ेगा भाई शो ऑफ हैंड। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी इन्होंने भी 2 साल जाया कर दिए, जब अच्छे वक्तों में ये अपना ले आते। अब ये शो ऑफ हैंड की बजाय ये भी एक मजाक ही है शो ऑफ हैंड करना। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि अभी भी 2 साल है कि आप इसको सेनेट के इलेक्शन बराह रास्त करवा दें। जैसे अमेरिका की 50 रियासतों में जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं वो बड़ा रास्त है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है कि इंडोनेशिया में भी और थाईलैंड में भी प्योरिटी और ज्यादा वो शफाफियत आ जाएगी। कोई वो रास्ता ही नहीं रहेगा कि धांधली हो सके या हॉर्स ट्रेडिंग वोट बेच सके। 10-10, 20-20 करोड़ का एक वोट बिकता है। तो नहीं दुरुस्त है, हम इस पे एग्री करते हैं कि शो ऑफ हैंड करवा ले या डिवीजन करवा ले। जैसे प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है वो बाई डिवीजन होता है, तो डिवीजन के जरिए इंतखाब करवा ले, शो ऑफ हैंड करवा ले, तो हम इस पर एग्री करते हैं। बिल्कुल होना चाहिए पाकिस्तान जैसे हालात में। आप हैरान होंगे कि 2018 के सेनेट के इलेक्शन में फाटा से एक आदमी ने 80 करोड़ रुपए का बैलेट पेपर खरीदा था। 80 करोड़ रुपए का, तमाम अखबारात में आया, आपने भी देखा। बलोचिस्तान में 20 से 25 करोड़ है, इसी तरह पंजाब में 5-7 करोड़ है, सुबह सिंध में भी 15 से 20 करोड़ रुपए का है। तो ये सारे मामला से ये हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। इसको शो ऑफ हैंड कर ले या डिवीजन कर ले, तो ये एक अच्छी तजवीज है। इस पे हमें अपोजिशन को भी इस पे एग्री करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। साबिक इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी इदारों में अफसरान की तैनाती में फेडरल सर्विस कमीशन का किरदार ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ये चाहती है कि सरकारी इदारों में ग्रेड 16 और ग्रेड 17 की तैनातियाँ पंजाब हुकूमत के मॉडल के मुताबिक की जाएं, क्योंकि फेडरल सर्विस कमीशन के ज़रिए अफसरान की तकर्री का अमल 18 माह से पहले मुकम्मल नहीं होता, जिसकी वजह से सरकारी इदारों के जो उमूर हैं, काम हैं, ये बुरी तरीके से मुतासर होते हैं। इसलिए ग्रेड 16 और 17 की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत के मॉडल को अपनाए और मुस्तकबिल में इसी के मुताबिक तैनातियाँ की जाएँ। ज़राए का ये भी दावा है कि मैनेजमेंट पे स्केल 2 और 3 में तैनातियों का इख्तियार भी वज़ीर आज़म की बजाय मुतल्लिका वज़ीर को
देने की जो है वो तैयारी कर ली गई है, इस पर बात हुई। और मुख्तलिफ वजारतों में सरप्लस मुलाज़मीन का हल भी तजवीज़ कर दिया गया। अब सवाल ये है कि फेडरल सर्विस कमीशन का किरदार ख़त्म करने से क्या तैनातियों में जो मेरिट का एक सिस्टम है, मेरिट जो है, क्या ये सिस्टम कायम रह पाएगा? और वफाकी वजारतों में सरप्लस मुलाजमीन का क्या हल तजवीज़ किया गया है? एक और अहम खबर ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट और काबीना डिवीज़न ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से सरकारी इदारों के सरबराहान की तकर्रुरी के लिए तरीक़ेकार तब्दील करने का फ़ैसला किया। काबीना डिवीज़न ने अखबार में इश्तिहारात देने की बजाय हैंड हंटिंग फर्म के ज़रिए सरकारी कंपनियों और इदारों के सरबराहान की तकर्रुरी की सिफारिश की है। लेकिन वफाकी वज़रा असद उमर और शीरी मज़ारी ने इस तरीके कार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, इस पर मैं बात करूंगी। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी आपका। सुहेल, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जो वफाकी हुकूमत में ग्रेड 16 और 17 में अफसरान की तैनाती के लिए जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक जो किरदार था, अब कहा जा रहा है किरदार नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से तैनातियां होंगी, आप नहीं समझते कि इससे जो मेरिट है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज होगा? शादी, देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इडहॉकिज्म के सख्त खिलाफ हैं और वो सिस्टम इस्लाहात लाना चाहते हैं। काफ़ी अरसे से कोशिशें जारी हैं ताकि सिस्टम बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके। मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन एक बड़ा अहम रोल इस वक्त जो प्ले कर रही है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, जिसको शफकत महमूद साहब जिसको लीड कर रहे हैं, और वहाँ पर सबकी कलेक्टिव विजडम से सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा मामला है कि हमारे मुख्तलिफ सरकारी इदारे जो कि उनके मुख्तलिफ सरबराहान नहीं हैं, और उसके साथ बहुत से ऐसे सरकारी इदारे हैं जिनकी मुख्तलिफ टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट के ऊपर बिलखसूस ग्रेड 16, 17, 18 में अगर अपॉइंटमेंट होनी है, वो रोल है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास। लेकिन वहां पर उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है तमाम वफाकी वजारतों का, तमाम खुद मुख्तार इदारों का, कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी जिम्मेदारी मुकर्रर वक्त के अंदर नहीं दे पा रहा। आप सुनकर हैरान होंगी कि वफाकी वज़ीर दिफा को इस बात की शिकायत करना पड़ी कि कुछ मामलात के अंदर अगर आपने रिक्वेजिशन की है और किसी इदारे के सरबराह की तैनाती होनी है, 22 माह लग जाते हैं, और उस दौरान जो उस इदारे का, उस महकमे का, उस वजारत का नुकसान होता है, जहां पे एक अहम तरीन फर्द की तैनाती होनी थी, न होने से कौन जवाब देगा? कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। ये तो एक अलग मामला है, लेकिन अगर अब तैनातियों का इख्तियार मुतल्लिका वजीर को दे दिया जाएगा, उस वजारत से मुतालिक अगर आपने कोई तैनाती करनी है, मुतालिका वजीर को इख्तियार देगा, तो सवाल तो यही है कि मेरिट को कौन यकीनी बनाएगा? मेरिट और शफाफियत को यकीनी कौन बनाएगा? नहीं शादी, ऐसा नहीं होगा। इसको क्लासीफाई किया गया दो हिस्सों के अंदर। पहला मामला है जो ग्रेड 16, 17 के स्केल पर अफसरान की तैनातियों का मामला है, उसके लिए तजवीज़ दे दी गई है। उस मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाते हुए उसके तरीक़ेकार बनाया जा रहा है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से आप ये तरीक़ेकार ले लें। तालीम, सेहत, पुलिस, इंटीरियर, सेहत समेत ये जो ऐसे इदारे हैं, इनके लिए तैनातियों के लिए एक अलग से एक कमीशन कायम कर दिया जाए, जो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, चूंकि इन शोबों के अंदर वफाकी हुकूमत के जो मातहत इदारे काम करते हैं, जब भी किसी अफसर की तैनाती की जरूरत है ताकि तखीर ना हो, और उसके ऊपर प्रॉपर एक चेक इन बैलेंस होगा। दूसरा मामला है जो कि हम बात करते हैं मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान का मामला। उसके ऊपर बहुत अरसे से सवालात उठ रहे थे कि 100 से ज्यादा इदारे हैं, कहीं पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कहीं पे डायरेक्टर जनरल हैं, जिनके परमानेंटली सरबराहान की तैनाती नहीं हो पा रही। प्राइम मिनिस्टर हर 1 से 2 माह बाद काबीना के इजलास के अंदर रिपोर्ट तलब करते हैं और हिदायत कर देते हैं कि फौरी तौर के ऊपर इन वैकेंट पोस्ट को फिल किया जाए। उसके लिए अब उन्होंने कहा कि प्रोसेस ये होता है कि आपने अखबार में इश्तिहार दिया, दरखास्तें आई, शॉर्ट लिस्टिंग हुई, या मामला कोर्ट में चला गया, या मौजू उम्मीदवार नहीं मिलता, और 2 से 3 माह की एक्सरसाइज बेसूद साबित होती है। तो किसी भी शोबे के अंदर अगर मुतलका जिस सरबराहान की तकर्री होनी है, हेड हंटिंग फर्क को आप डायरेक्ट ये रोल दें। वो बेहतरीन मौजू उम्मीदवार का चुनाव करेगी, और उसमें से 3 नामों का पैनल वफाकी हुकूमत को साल करके उसमें से एक नाम का चुनाव करके उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। किया गया सरबराहान की तकर्री के लिए। इस पर असद उमर और शीरी मज़ारी के क्या रिजर्वेशंस हैं? जी, ये बेसिकली, नहीं, शादी, देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इडहॉकिज्म के सख्त खिलाफ हैं और वो सिस्टम इस्लाहात लाना चाहते हैं। काफ़ी अरसे से सवालात उठ रहे थे कि क्या
जी, बेसिकली ये समरी सर्कुलेशन के जरिए इससे थोड़ी उजलत के अंदर मंजूर करवाने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मिज़ारी साहिबा कैबिनेट के अंदर बहुत एक्टिव रोल प्ले करती हैं। उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए कि नहीं, इस मामले के ऊपर मजीद डिबेट की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक नया फॉर्मेट अडॉप्ट करने जा रहे हैं हेडहंटिंग का, जिसमें अखबार इश्तिहार खत्म हो जाएगा। तो हमें ये उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। सैयद असद उमर साहब ने 4 तजावीज़ दी थी। जराए का ये कहना है कि उन तजावीज़ को आज मंजूर कर लिया गया है। इसी तरह शफकत महमूद साहब और उनकी टीम बहुत बेहतरीन कुछ तजावीज़ के ऊपर मबनी इस्लाहात लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि तलीम के शोबे में है और दीगर मुख्तलिफ शोबों के अंदर है। चूंकि उन्हें डीजी वफाकी निजामत तलीम के पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए 22 माह का इंतजार करना पड़ा। अब वो भी प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में कुछ ऐसी रिफॉर्म्स लेके आने जो कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ इदारों को स्ट्रीमलाइन करने के अंदर मावन साबित होंगे। ये वफाकी वजारतों में सरप्लस मुलाजमीन, इनका क्या हल तजवीज़ किया गया है? ये एक बड़ा गंभीर मसला बन चुका है, क्योंकि मुख्तलिफ वजारतें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की एनओसी की मोहताज होती हैं कि हमें अफसरान की या मुलाजमीन की जरूरत है, एनओसी नहीं मिल पा रही। जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, कैबिनेट डिवीजन का ये मामला भी कैबिनेट कमेटी ऑन इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स के पास गया। उन्होंने इनको एक तजवीज़ दी है कि इसका बेहतरीन हल ये है कि बहुत से वजारतें 18वीं तरमीम के बाद बिलखुसूस मुख्तलिफ वफाकी वजारतों में सरप्लस मुलाजमीन हैं। आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम कीजिए जहां पर सरप्लस पूल के मुलाजमीन हो। किसी महकमे को, किसी खुद मुख्तार इदारे को, किसी वजारत को अगर मुलाजमीन दरकार होंगे तो आप सरप्लस पूल से उनको उनकी खिदमात उनके स्पुर्द कर सकते हैं, ताकि आपको इजाफी लोग भर्ती भी ना करना पड़े और जो पहले से सरप्लस मुलाजमीन मौजूद हैं उनकी खिदमात भी बेहतर अंदाज में इस्तेमाल की जा सके। एक अच्छी तजवीज़ थी जिसको हतमी शक्ल दी जाने का मरला जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, हमारे माशरे में आज भी वर्किंग वुमेन को बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कहीं उनके साथ बदकलामी की जाती है, कहीं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती हैं, जबकि बहुत सी मजबूरियों की वजह से ये तबके अपने हक़ के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाता ये तबका। लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी आवाज़ को बुलंद करें। अटक से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर साजिदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम एक खुला ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने वकला बिरादरी में मौजूद चंद काली भेड़ों को बेनकाब किया है। डॉक्टर साजिदा ने अपने ख़त में लिखा है कि अगर इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम ना होती तो वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने ख़ुदकुशी कर लेती, क्योंकि खातून जज की हैसियत से उन्हें और उनके साथियों को रोज़ाना की बुनियाद पर वकला की जानिब से गालियों, तौहीन और हिरासगी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साजिदा ने यह लिखा है कि अदलिया का हिस्सा बनने की बजाय बेहतर होता कि मैं अपने गांव में कोई मवेशी, गाय, भैंस, बकरियां पालती, उनके ओपले थोमती। अगर मुझे अदालत में खातून जज की हैसियत से तौहीन और गंदी गालियां बर्दाश्ती करना थी तो मैं ये सब कुछ कर लेती। मेरे लिए बेहतर था कि मैं अपनी ज़िंदगी के 25 साल जो थे ये आला तालीम हासिल करने में ज़ाया ना करती, अगर मुझे आज ऐसे ही रवैये का सामना करना पड़े अपने मुआशरे की तरफ से। मगर बल्कि आम पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह शादी करती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं आम पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह शादी करती और अपने वालिदैन का कीमती वक्त और पैसा 15 साल तक इस्लामाबाद में आला तालीम के हुसूल पर बर्बाद ना करती। एडिशनल सेशन जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने अपने ख़त में यहाँ तक लिखा कि मैं मजबूर, मायूस और परेशान हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अपनी तालीमी असनाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने नजर आतिश कर दूँ, जला दूँ, ताकि 23 करोड़ अवाम में ख़वातीन को हौसला मिले और इस शोबे में सिर्फ वो लोग आगे आएँ जो ख़वातीन की तकरीम के साथ अपने पेशे में रहते हुए इस कौम की खिदमत कर सकें। उन्होंने अपने ख़त में अफसोस का इजहार करते हुए ये भी लिखा कि उनके सीनियर्स ने ज़िले अदलिया की ख़वातीन और दीगर तमाम जजों को इस तौहीन आमेज़ रवैये से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। नाज़रीन, ये वो हकीकत है जिसका सामना हमारे माशरे में कमोबेश हर वर्किंग लेडी को करना पड़ता है, हर रोज़ करना पड़ता है। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जब पढ़ी लिखी ख़वातीन के साथ ऐसा हद तक आमेज़ सलूक रखा जाएगा तो जो एक कम पढ़ी लिखी खातून है उसको इस माशरे में किन मसाइल का सामना करना पड़ता होगा, यकीनी तौर पर इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अक्सर ख़वातीन पर तो अरसा हयात इस कदर तंग कर दिया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती हैं, जबकि ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती के केसेस भी हम देखते हैं कि आए रोज़ अब बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे माशरे में अखलाकी इक़दार क्यों ख़त्म हो गई हैं, ख़वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार क्यों हो रही हैं। यकीनी तौर पर हमें अपने रवैयों को बदलना होगा, वरना शायद ही हमारा माशरा जो है रहने के काबिल नहीं रहे।
नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।